पीडब्ल्यूजी के लोग आदिवासी गांव में जाते थे, उनकी समस्या को सुनते थे और तत्काल प्रभाव से उसे हल भी कर देते थे। माडवी हिडमा ऐसे नक्सली थे जिसके ऊपर केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने मिलकर के 1 करोड़ का इनाम रखा था। बाल संगम में माडवी देवा को नक्सली विचारधारा और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके साथ साथ गांव के बच्चों को भी इसमें भर्ती होने के लिए मोटिवेट किया जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ देखिए, यह है छत्तीसगढ़। इसके अंदर सुकमा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में पुअर्ती नाम का एक छोटा सा गांव है जिसमें अलग अलग ट्राइब के आदिवासी लोग रहते हैं। इसी आदिवासी गांव में एक छोटे से गरीब परिवार में ईयर 1981 में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है माडवी देवा। उस टाइम पर छत्तीसगढ़ अलग स्टेट नहीं बना था, बल्कि ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और उस टाइम पे अगर आप देखिएगा तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य था। ये जो पुअर्ती गांव है, इनके आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, जगदलपुर, ये सभी इलाके चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हुए थे। इस जंगल से बाहर जाने के लिए और जंगल में एंट्री करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। कहीं कहीं पर छोटी और पतली पगडंडी हुआ करती थी, जिसके सहारे से यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर शहरों में जाते थे। और बाहर शहरों में जो आदिवासी लोग रहते थे वे इसी रास्ते के सहारे अपने गांव तक आते थे, जिसके कारण इस पूरे इलाके में सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं भी पहुंच नहीं पाई थी। उस समय की जो सरकारें थी वे भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। इनकी मदद करने के लिए इन लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि जंगल में एंट्री करने का कोई रास्ता ही नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, जिसके कारण सरकारें जो भी योजनाएं इन लोगों के लिए रिलीज करती थी वे केवल कागज पर ही रह जाते, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं होता था। हाल ये हो गया था कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोगों को अपना पेट पालने के लिए भी पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर होना पड़ा। इस गांव की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण माडवी देवा जब बड़े हुए तो ये भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाने लगे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के जंगल में जाते, पेड़ों पर चढ़ते, जंगली जानवरों का शिकार करते, मछली पकड़ने जैसी कलाओं का अभ्यास करने लगे थे। और इस पूरे इलाके में जितने भी आदिवासी लोग रहते थे वे सभी लोग जंगल में जाकर के शहद, महुआ, तेंदुपत्ता, जड़ी बूटी जैसे प्रोडक्ट को इकट्ठा करके बेचते थे, जिसके बदले में इन लोगों को थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते थे। लेकिन इतने कम पैसों में अपने परिवार को चलाना फिर भी मुश्किल हो रहा था। तो ये लोग क्या करते थे, जो जंगली प्रोडक्ट ये लोग इकट्ठा करते, इसे बेचने के बजाय किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ अदला बदली कर लेते। जैसे मछली के बदले कभी नमक ले लेते, महुआ के बदले कभी चावल ले लेते, शहद के बदले कभी कपड़े ले लेते और जैसे तैसे करके अपने परिवार को चलाते थे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, जगदलपुर, ये जो इलाके हैं उस टाइम में इस पूरे इलाके पर व्यापारी, ठेकेदारों और जमींदारों का कब्जा हुआ करता था। व्यापारी इन लोगों से बहुत ही कम रेटों पर सामान को खरीदते थे और शहर में अच्छे रेटों पर बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। जो ठेकेदार होते थे वे अपने खेतों में इन लोगों से ज्यादा घंटों तक काम करवाते थे। जमींदार इस गांव के अंदर जितने भी आदिवासी लोगों को कर्ज दे रखे थे, कर्ज की वसूली करते समय जो ब्याज होता था उनसे ज्यादा पैसों की वसूली कर लेते थे, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोग व्यापारी, जमींदार और ठेकेदारों से परेशान हो गए थे, जिसके कारण जगह जगह पर इनके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी थी। इसी चीज का फायदा उठा करके पीडब्ल्यूजी ने इस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। पीडब्ल्यूजी यानी कि पीपल्स वॉर ग्रुप, ये एक नक्सली संगठन है जो ईयर 1980 में सीपीआईएमएल से अलग होकर के बना था। सीपीआईएमएल खुद भी एक नक्सली संगठन है। पीडब्ल्यूजी बनने के बाद इन्होंने अपना बेस करीमनगर और आदिलाबाद जैसे क्षेत्रों में बनाना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे तेलंगाना और झारखंड जैसे स्टेट का विभाजन नहीं हुआ था। पीडब्ल्यूजी के लोग आदिवासी गांव में जाते थे, उनकी समस्या को सुनते थे और तत्काल प्रभाव से उसे हल भी कर देते थे। उस टाइम पर आदिवासी लोगों के ऊपर जमींदार, व्यापारियों और ठेकेदारों के द्वारा जो जबरन वसूली हो रही थी उनको ये लोग खत्म करने का काम किया। और कहीं कहीं पर ये आदिवासी लोगों की आर्थिक मदद भी करते थे, जैसे इलाज के लिए पैसे देना, परिवार की आर्थिक सहायता करना, हिंसा या दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मुआवजा देना। और उस
उस गांव में पीने के पानी के लिए तालाब या पोखर की खुदाई करना। इन लोगों का मानना था कि हम हथियार के बल पर इंडियन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे और इनकी जगह पर एक कम्युनिस्ट पीपुल्स गवर्नमेंट को लाएंगे, जिसके कारण ये लोग संसदीय व्यवस्था, कानून और पुलिस को मानते ही नहीं थे। जिसका परिणाम ये हुआ कि ईयर 1980 के बाद इन लोगों ने जगह जगह पर पुलिस स्टेशनों, सेना के कैंपों और पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। ईयर 1987 में इन लोगों ने 6 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इसी साल इन लोगों ने 6 राज्य सरकारों के अधिकारियों का अपहरण भी कर लिया था। इन सब चीजों के बाद लोगों को लगने लगा कि कोई है जो हमारे लिए खड़ा है, हमारी सुरक्षा के लिए सरकारों, जमींदारों, व्यापारियों और ठेकेदारों से लड़ रहे हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि ईयर 1990 आते आते पीडब्ल्यूजी ने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन एक दिन बदरन्ना नाम का एक माओवादी जो पीडब्ल्यूजी में डिप्टी कमांडर था, वे इस गांव के अंदर एक प्लाटून बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव वालों के साथ मिल करके उस गांव के अंदर एक तालाब खोद रहे थे। प्लाटून पीडब्ल्यूजी का एक मिलिट्री स्ट्रक्चर होता है जो 25 से 30 हथियारों से लैस लड़ाकों का एक ग्रुप होता है जो काफी हाईली ट्रेंड होते हैं। इसे किसी खास जोन या क्षेत्र में तैनात किया जाता है जो क्षेत्रीय कमांडर के आदेश पर काम करते हैं। बदरन्ना जब गांव वालों के साथ मिल करके तालाब खोद रहे थे तब उसने देखा कि एक दुबला पतला सा लड़का, जिसकी उम्र करीब 10 या 11 साल हुआ होगा, वो लड़का इस खुदाई को गौर से देख रहा है। जब बदरन्ना ने उस लड़के के पास गया और उनसे बात किया तब उसे पता चला कि इस गांव के अंदर पीडब्ल्यूजी जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से ये लड़का काफी मोटिवेट है और इसके अंदर सरकार के खिलाफ नफरत भरी हुई है। तब बदरन्ना को लगा कि ये लड़का हमारे मिशन को सक्सेसफुल बना सकता है। जिसके बाद बदरन्ना ने उस लड़के को ईयर 1991 में उसे बाल कैडर के रूप में बाल संगम में एडमिट कर लिया और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि माडवी देवा था। बाल संगम में माडवी देवा को नक्सली विचारधारा और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस और सेना की गश्त की जानकारी इकट्ठा करना, गांव में आने जाने वाले लोगों के ऊपर नजर रखना, लाठी, कुल्हाड़ी और तीर कमान चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। बाल संगम में जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे वे लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते थे, बल्कि जो लड़ाके लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, जहां पर हथियार छिपा कर रखे गए हैं उसकी रखवाली करना। इसके साथ साथ गांव के बच्चों को भी इसमें भर्ती होने के लिए मोटिवेट किया जाता था। जिसका परिणाम ये हुआ कि ईयर 1991 से लेकर के 2000 तक इस पूरे एरिया में नक्सली हमले बढ़ गए थे। जगह जगह पर बम ब्लास्ट हो रहे थे, पुलिस के ऊपर हमला, सेना के जवानों के ऊपर हमला और जमींदारों और व्यापारियों के ऊपर हमले बढ़ गए थे। और इस हमले में केवल सेना के जवान और पुलिस की ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में नक्सली और आम लोगों को भी हत्याएं हो रही थी। माडवी देवा जब बाल संगम में भर्ती हुए तब ये केवल 5वीं तक की पढ़ाई किए हुए थे, लेकिन बाल संगम से जुड़ने के बाद इसे कई भाषाओं का ज्ञान हो गया था। ये गुरिल्ला युद्ध करने में एक्सपर्ट हो गए थे। जिसके बाद पीडब्ल्यूजी के लोगों ने इसे ऑपरेशंस करने के लिए जंगल के अलग अलग इलाकों में भेजना शुरू किया और माडवी देवा किसी भी ऑपरेशन को इतना सटीक तरीके से करते थे जिससे माडवी देवा का इमेज पीडब्ल्यूजी के लोगों में ऊपर बढ़ने लगा था। लेकिन इस समय तक माडवी देवा का चर्चा कहीं पर भी नहीं हो रहा था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, सुकमा सहित कुल 16 जिलों को मिला करके एक अलग स्टेट बना दिया जाता है छत्तीसगढ़। और इसके अगले साल ही यानी कि 2001 में पीडब्ल्यूजी के ऊपर बैन भी लगा दिया जाता है। राज्यों का विभाजन होने के बाद सरकार को लगा कि अब इस एरिया में नक्सली हमले कम हो सकते हैं, लेकिन नक्सली हमले घटने के बजाय और बढ़ ही गए, क्योंकि जब राज्यों का विभाजन हुआ था तब उस समय इस एरिया में जितने भी पुलिसकर्मी तैनात थे उन सबको भोपाल बुला लिया गया, जिसके कारण इस एरिया में पुलिस बल की कमी होने के कारण पीडब्ल्यूजी ने अपने हमले और तेज कर दिए और इस क्षेत्र में अपना पकड़ और मजबूत बना लिया। इसके बाद पीडब्ल्यूजी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ईयर 2004 को इन्होंने एमसीसी के साथ गठबंधन कर लिया और इसके बाद एक नई पार्टी का उदय हुआ, सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी। एमसीसी भी एक नक्सली संगठन है जो ईयर 1970 में सीपीआईएमएल से ही अलग हुआ था और अलग होने के बाद ये बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में अपना बेस बनाने में लगे हुए थे। जब सीपीआईएम का जन्म हुआ था तब उस समय माडवी देवा पीडब्ल्यूजी में स्क्वाड लीडर के पोस्ट पर थे, जिसके बाद इन्होंने अपने गांव को पूरी तरह से छोड़ दिया और अंडरग्राउंड रहने लगे। माडवी देवा का हमले करने का तरीका और प्लानिंग इतना सटीक था जिससे खुश होकर के पीडब्ल्यूजी के लोगों ने इन्हें हर साल ऊंचे पदों पर प्रमोट करने लगे। इसके बाद माडवी देवा को ईयर 2005 में पीएलजीए का सदस्य बनाया गया, जहां पर इन्होंने पहली बार AK-47 राइफल चलाना सीखा था। इसके बाद 2007 आते आते माडवी देवा ने ऐसे ऐसे हमले को अंजाम दिया जिसके बाद इनका नाम पूरे देश भर
भर में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन माडवी देवा अपने साथ 200 से 250 लड़ाकों को लेकर के दंतेवाड़ा जिले के अंदर एक पुलिस स्टेशन है। रात को करीब 2:30 बजे के आसपास ये लोग उस पुलिस स्टेशन को चारों ओर से घेर लेते हैं और इसके ऊपर पेट्रोल बम, ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर देते हैं, जिसमें 55 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और 13 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। यह घटना माडवी देवा का सबसे बड़ा और सफल हमला माना जाता है और इस हमले के तुरंत बाद ही माडवी देवा को PLGA कंपनी नंबर 3 का कमांडर बना दिया जाता है और इसी हमले के बाद इसका नाम माडवी देवा से माडवी हिडमा पड़ा, जो दक्षिण बस्तर का सबसे तेजी से उभरता हुआ कमांडर बन गया। इसके बाद 2010 में तारमेटला में घात लगाकर CRPF के ऊपर हमला किया, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हो गए। 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, जिसमें 32 लोग मारे गए थे। 2017 में बुरकापाल में सड़क निर्माण दल पर हमला किया, जिसमें 25 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2025 तक माडवी हिडमा ने कुल 26 से ज्यादा हमले को अंजाम दिया, जिसमें 168 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और यहां तक आते आते हिडमा सेंट्रल कमेटी सदस्य PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर बन गया था। माडवी हिडमा ऐसे नक्सली थे जिसके ऊपर केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने मिलकर के 1 करोड़ का इनाम रखा था। जब भी सुरक्षा बल इसे पकड़ने की कोशिश करते तो ये किसी तरह से बच करके निकल जाते, क्योंकि इसके पास जंगल की चप्पे चप्पे की जानकारी थी और इसके अलावा ग्रामीणों के द्वारा इसे खुफिया जानकारी मिलती रहती थी, जिससे ये घात लगाकर हमले को अंजाम देते और तुरंत वहां से भाग जाते थे, जिसके कारण माडवी हिडमा NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मोस्ट वांटेड नक्सली बन गया था। माडवी हिडमा के आसपास इसके चारों ओर 4 से 5 सुरक्षा कर्मियों का एक घेरा होता था, जो हर समय बदलते रहता था, जिसके कारण जब भी सुरक्षा बल इसे पकड़ने की कोशिश करते तो इसी की सहायता से माडवी हिडमा बच करके निकल जाते थे। लेकिन 18 नवंबर 2025 को सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली कि अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में नक्सली के टॉप लीडर्स आ रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस ऑपरेशन में नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुआ। इसी मुठभेड़ में माडवी हिडमा और उसकी पत्नी सहित नक्सली के कुछ टॉप लीडर्स भी मारे गए और इस तरह से माडवी हिडमा, जिसका नाम सुनकर के लोग कांप जाते थे, 18 नवंबर को उस डर का भी अंत हो गया।